एक चुपचाप दुश्मन मौजूद है जो आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे चूसता है, बिना आपकी जानकारी के। और यह दुश्मन बाहरी दुनिया से नहीं आता, बल्कि आपके सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके से उत्पन्न होता है, जो आपकी खुद की जिंदगी को स्थगित करता है। जब तक आप इसे पहचानते नहीं, आप पूरे साल बर्बाद कर सकते हैं यह सोचकर कि आप बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं खुश रहने के लिए। स्टोइक दर्शन कठोर या पुराना नहीं है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक तूफानों का सामना करने के लिए एक व्यावहारिक नक्शा है। यह सम्राटों, सैनिकों, दासों और आम नागरिकों के लिए एक कंपास के रूप में काम कर चुका है। उन्हें शांति की ओर मार्गदर्शन करता है, भले ही सब कुछ ढह रहा हो। इसकी शिक्षाएं जादुई समाधान नहीं देती, बल्कि मानसिक स्पष्टता, शांत हृदय और स्पष्ट उद्देश्य बनाए रखने के लिए सिद्ध उपकरण प्रदान करती है। इन 15 पाठों के माध्यम से हम उन मिथकों को तोड़ेंगे जो आपको सीमित करते हैं और उन्हें ठोस रणनीतियों से बदलेंगे जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि खुशी संयोग पर निर्भर नहीं करती, आलोचना को प्रेरणा में कैसे बदलें, कमजोरियों को ताकत में कैसे बदलें और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीकर अनंत ऊर्जा कैसे मुक्त करें। हर पाठ अगले पाठ की ओर प्रवाहित होता है, न केवल मानसिक स्पष्टता बल्कि वह व्यावहारिक मार्गदर्शन भी बनता है जो आपको अपनी मनचाही जिंदगी बनाने में मदद करता है। यह सामग्री सिर्फ सुनने और भूल जाने के लिए नहीं है। यह आपको आम मान्यताओं पर सवाल उठाने, इरादे के साथ अभ्यास करने और ऐसे निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है जो आपके सर्वश्रेष्ठ पक्ष को दर्शाते हैं, भले ही आपका वातावरण सहयोग न करे। यदि आप इंतजार करना छोड़कर सचेत रूप से जीना शुरू करना चाहते हैं तो समय अभी है। सबसे आम जालों में से एक यह सोचना है कि खुशी अपने आप आएगी। बाहरी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना ताकि पूर्णता महसूस हो। हम अपने कल्याण को स्थगित करते हैं, यह सोचकर कि यह केवल नौकरी पाने, साथी मिलने या कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने पर मिलेगा, जबकि वर्तमान एक खाली प्रतीक्षालय बन जाता है जो अनिश्चित भविष्य के लिए अपेक्षाओं से भरा होता है। स्टोइक इस जाल को 2000 साल पहले ही समझ गए थे। मार्कस ऑरेलियस युद्धों, विश्वासघात और महामारी का सामना करते हुए अपनी शांति को किसी परिपूर्ण स्थिति से नहीं जोड़ते थे। एपिक्टेटस जो दास थे ने समझा कि शांति उनके विचारों पर नियंत्रण करने में है। सेनेका निर्वासन और क्षति का सामना करते हुए यह उम्मीद नहीं रखते थे कि दुनिया उनके उद्देश्यपूर्ण जीवन के अनुसार संरेखित हो। वे जानते थे कि खुशी कोई गंतव्य नहीं बल्कि दैनिक अभ्यास है। बाहरी कारकों पर निर्भर होना अपने शक्ति को उन चीजों को सौंपने जैसा है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे अपने घर की चाबियां किसी अजनबी को देना और उम्मीद करना कि वह उन्हें लौट आएगा। इसके विपरीत, जब आप तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा और शांति का स्रोत आपके भीतर है, तो आप अपनी अनुभव को पूरी तरह जीने की स्वतंत्रता वापस पा लेते हैं, जीवन की अनिवार्य ऊंच नीच को स्वीकार करते हुए। इंतजार करना छोड़ें कि आप अच्छा महसूस कर सकते हैं या नहीं और अपनी जिंदगी को उस मंच में बदलें जहां आपका मुख्य रोल है काम करना, इंतजार करना नहीं। सोचें, आखिरी बार जब आपने ऐसा कुछ हासिल किया जिसे आप स्थायी खुशी लाने वाला मानते थे, वह भावना कितने समय तक बनी रही? शायद सिर्फ कुछ दिन। यह आपकी गलती नहीं बल्कि संकेत है कि सच्ची पूर्णता भीतर से हर दिन उगाई जाती है। एक मानव प्रवृत्ति है जिसे हेडोनिक एडॉप्टेशन कहते हैं, जो हमें सकारात्मक बदलावों के लिए जल्दी ही अभ्यस्त कर देता है, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। स्टोइक इसे आधुनिक मनोविज्ञान से सदियों पहले समझ गए थे। केवल उपलब्धियों, वस्तुओं या लोगों में खुशी खोजने की कोशिश करना उस थैली को भरने जैसा है जिसमें छेद हो। जितना भी भरो, यह कभी पूरा नहीं होगा। मार्कस ऑरेलियस अपने ध्यान लिखते थे, युद्ध शिविरों के बीच अनिश्चितता और खतरे से घिरे हुए, और फिर भी शांति पाते थे। एपिक्टेटस ने पाया कि असली स्वतंत्रता बाहरी जंजीरों पर नहीं बल्कि मन पर निर्भर है, और सेनेका ने पूर्ण न्याय की आवश्यकता नहीं मानी ताकि ईमानदारी से जी सके। उन्होंने समझा कि शक्ति वर्तमान का लाभ उठाने में है और प्रतिकूलता में भी अर्थ खोजने में है। इसे अमोर फाटी कहते हैं, अर्थात
अपनी किस्मत को जैसा है वैसा स्वीकार करना और प्रेम करना। जब हम परिपूर्ण परिस्थितियों का इंतजार करते हैं तो हम दोहरे जाल में फंस जाते हैं। हम अपनी खुशी को स्थगित कर देते हैं और अपनी जिंदगी के दर्शक बन जाते हैं। अपनी आशा उस अनिश्चित भविष्य पर डाल देते हैं जो हमेशा दूर लगता है। वर्तमान, इसके विपरीत, वह एकमात्र जगह है जहां हम वास्तव में कार्य कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और परिवर्तन ला सकते हैं। स्टोइक सवाल बदल देते थे, मुझे खुश रहने के लिए क्या चाहिए, से मैं अभी क्या कर सकता हूं ताकि अपने मूल्यों के अनुसार जी सकूं। जिस पर आपका नियंत्रण है उस पर ध्यान केंद्रित करने से आप ऊर्जा, दिशा और यह महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, बाहरी कारकों में नहीं। शांति जागरूक निर्णयों से आती है जो हर दिन दोहराए जाते हैं, न कि किस्मत के उपहार के रूप में। एक साधारण दैनिक अभ्यास बड़ा फर्क डाल सकता है। जो कमी है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय किसी मूल्यवान चीज को पहचानें जो आपके पास पहले से है, जैसे सीखने की क्षमता, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर काम करने का अवसर या बस सांस लेने और सोचने की स्वतंत्रता। यह ध्यान बदलना भोलेपन या जबरदस्त आशावाद नहीं, बल्कि शक्ति का कार्य है। आप जीवित महसूस करने के लिए इंतजार नहीं करते और जो आपके पास है उससे काम करना शुरू करते हैं। अमूर फाटी का अभ्यास अपनी जिंदगी को जैसा है वैसा स्वीकार करने में है, उन चुनौतियों सहित जो आपको आकार देती हैं, और वही सुधार करने का प्रयास करना जो आप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका आंतरिक संसार संतुलन में हो सकता है, भले ही बाहरी दुनिया न हो। यह याद दिलाते हुए कि जीवन तब नहीं शुरू होता जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, यह अभी हो रहा है। हर पल जिसका आप इंतजार करते हैं वह पल वापस नहीं आएगा, और अपने कल्याण को स्थगित करना सोचकर कि भविष्य इसे हल कर देगा, स्वभ्रम है। स्टोइक के लिए समय एक सीमित और कीमती संसाधन है। इसे इंतजार करते हुए बर्बाद करना सबसे गंभीर गलतियों में से एक है। इसीलिए निमंत्रण स्पष्ट है, खुशी को कोई शर्त वाला पुरस्कार न माने और इसे मांसपेशी की तरह विकसित करना शुरू करें। हर दिन छोटे, संगत और सचेत निर्णयों से अपने जीवन को मजबूत करें। अपनी ऊर्जा उस पर केंद्रित करें जिसे आप वास्तव में छू सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं और बना सकते हैं। ऐसा करने से आप उन चीजों के कैदी नहीं रहते जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और महसूस करते हैं कि जो आपके पास पहले से है। आपके सिद्धांत, आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपकी इच्छा एक अर्थपूर्ण जीवन बनाने के लिए पर्याप्त है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया कि कोई परिपूर्ण स्थिति नहीं है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शक्ति है। एपिक्टेटस ने याद दिलाया कि सबसे मूल्यवान स्वतंत्रता शारीरिक जंजीरों पर नहीं बल्कि हमारे मन पर निर्भर करती है। और सेनेका ने हमें यह निश्चितता दी कि जीवन का अर्थ बेहतर परिस्थितियों का इंतजार करने में नहीं बल्कि हमारे पास जो है उसके प्रति महान दृष्टिकोण चुनने में है। आज ही आप इस सत्य को जीना शुरू कर सकते हैं। अपने आंतरिक संसार को बदलने के लिए बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, न ही पहला कदम उठाने के लिए कोई परिपूर्ण समय इंतजार करें। आपको जीवन के मुस्कुराने का इंतजार नहीं करना कि आप पहले मुस्कुराए। यही फर्क है कि जीवन को प्रतीक्षा में नष्ट करने और पल दर पल निर्माण करने में। यह विश्वास कि खुशी कोई लंबित उपहार नहीं है बल्कि ऐसा कार्य है जिसे आप स्वयं रचते हैं। इसे व्यवहार में लाने के लिए अभी खुद के साथ एक प्रतिबद्धता करें। एक सचेत कार्य चुनें जिसे आप आज कर सकते हैं ताकि आप अपने मूल्यों के साथ संरेखित हो सकें। कुछ मिनटों के लिए शांतिपूर्वक विचार करना, 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या किसी लंबित समस्या को शांति के साथ सुलझाना। हर क्रिया यह मजबूत करती है कि आप खुशी के आने का इंतजार नहीं कर रहे बल्कि इसे यहां और अभी विकसित कर रहे हैं। यही वह आधार था जिस पर स्टोइक ने अपनी जिंदगी बनाई, और यह आपका भी आधार हो सकता है। एक और शक्तिशाली मिथक है लगातार प्रेरणा में विश्वास करना। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो प्रेरणा को किसी भी मूल्यवान कार्य के लिए अनिवार्य मानती है। हमें यह सिखाया गया कि हमें कार्य करने के लिए प्रेरित महसूस करना चाहिए, और इसलिए हम सोचते हैं कि बिना प्रारंभिक ज्वाला के कोई भी प्रयास विफल होने के लिए जन्मा है। लेकिन यह विचार
एक जाल है जो हमें स्थिर कर देता है। उन दिनों क्या होता है जब प्रेरणा प्रकट नहीं होती? हम स्थगित करते हैं, औचित्य खोजते हैं और टालते हैं, जबकि समय बिना रुके चलता रहता है। स्टोइक कभी क्षणिक मूड पर निर्भर नहीं थे। वे जानते थे कि प्रेरणा अस्थिर है, उठती और गिरती है जैसे ज्वार भाटा, और उस पर भरोसा करना रेत पर घर बनाने के समान है। मार्कस ऑरेलियस युद्धरथ साम्राज्य को संचालित करते हुए प्रेरित महसूस करने का इंतजार नहीं कर सकते थे, ताकि वे उन निर्णयों को लें जो हजारों जीवन को प्रभावित करते थे। एपिक्टेटस दास से शिक्षक बने, प्रेरणा का इंतजार नहीं करते थे पढ़ाने के लिए, और सेनेका षड्यंत्र और खतरों से घिरे क्षणिक उत्साह की कमी के कारण अपनी फिलॉसफी को रोकते नहीं थे। उन्होंने समझा कि वास्तविक प्रगति को बनाए रखने वाली चीज प्रेरणा नहीं, बल्कि अनुशासन है। प्रेरणा एक क्षणिक हवा की तरह है जो आपको कुछ दूरी तक आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, लेकिन यह गंतव्य तक पहुंचाने की गारंटी नहीं देती। अनुशासन, इसके विपरीत, वह मजबूत पतवार है जो आपको अनुकूल हवा न होने पर भी नेविगेट करने देता है। केवल तभी कार्य करना जब आप प्रेरित महसूस करें, यह शैली में टाल मटोल है। कार्य करना क्योंकि आपने इसे करने का निर्णय लिया है, चाहे आपका मूड कुछ भी हो, यह आत्मनियंत्रण का कार्य है। मैं प्रेरित महसूस नहीं कर रहा था, बहाने को सामान्य बना लिया है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण से यह सीमित तर्क है। एक क्षणिक भावना को हमारे जीवन का नियंत्रण देने का मतलब है पतवार छोड़ देना। वास्तविक स्वतंत्रता और प्रगति अनुशासन, निरंतरता और हर कार्य में सचेत प्रतिबद्धता से आती है। अनुशासन एक सचेत चयन है जो हर दिन नवीनीकृत होता है, और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि परिस्थितियां परिपूर्ण हो या इच्छा मौजूद हो। यह आपके सामने आने और उस निर्णय को पूरा करने की क्षमता है जिसे आपने लिया है, भले ही शरीर शिकायत कर रहा हो और मन बहाने ढूंढ रहा हो। मार्कस ऑरेलियस ने इसे इस प्रकार सारांशित किया: हम मानव होने के नाते कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं, बिस्तर में आराम ढूंढने के लिए नहीं। लेकिन यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि अनुशासन अंधाधुंध कठोरता नहीं है, यह बुद्धिमान निरंतरता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेमतलब के कार्य थोपें या असंभव मानकों को पूरा न करने पर खुद को दंडित करें, बल्कि यह पहचानना कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और इसे लगातार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना, भले ही प्रेरणा कमजोर पड़ जाए। स्टोइक ने इस अनुशासन को मजबूत करने के लिए ठोस अभ्यास विकसित किए। उनमें से एक था दैनिक मानसिक तैयारी। दिन शुरू होने से पहले वे संभावित चुनौतियों की कल्पना करते। मार्कस ऑरेलियस ने अवज्ञा, विश्वासघात या अहंकार का सामना करने के बारे में लिखा और खुद को याद दिलाया कि कुछ भी उन्हें उनके सिद्धांतों से दूर नहीं ले जा सकता। यह पूर्वाभास निराशावाद नहीं था, बल्कि चुनौतियों का सामना शांति के साथ करने के लिए भावनात्मक रूप से तैयारी का एक तरीका था। एक और प्रभावी रणनीति थी हर रात अगले दिन के लिए 3 अनिवार्य कार्यों की सूची बनाना। यह महत्वपूर्ण नहीं था कि वे बड़े या छोटे हों, मुख्य बात यह थी कि वे आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हों और आप उन्हें हर हाल में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हों। ये कार्य लंगर की तरह काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिन भले ही अराजक हो जाए, आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान बनाए रखें। तीसरा उपकरण है प्रीमेडिटेशियो मलोरुम, यानी बुराइयों की पूर्व कल्पना, जिसमें संभावित बाधाओं की कल्पना करना शामिल है। हालांकि यह विरोधाभासी लगता है, समस्याओं की पूर्व कल्पना आपको शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देने और पहले से तय किए गए अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करती है, बजाय इसके कि आप आवेग पर प्रतिक्रिया दें। उदाहरण के लिए, यदि आप दौड़ने का योजना बनाते हैं तो आप बारिश, आलस्य या किसी कार्यगत बाधा की संभावना को पहले से देख सकते हैं। इस तरह कुछ भी आपको आश्चर्यचकित नहीं करेगा और आपका मन पहले से तैयार उत्तर देगा। यह अभ्यास मानसिक तैयारी, अनिवार्य कार्यों की सूची और बुराइयों की पूर्व कल्पना प्रेरणा के तानाशाही चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। प्रेरणा क्षणिक है और हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगी। उस पर निर्भर रहना ठोकर खाने जैसा है और लंबे समय तक निष्क्रिय रहना। अनुशासन, इसके विपरीत, एक ठोस आधार प्रदान करता है
जो भावनात्मक उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं है। प्रेरणा का इंतजार किए बिना कार्य करना ठंडा या यांत्रिक नहीं है, यह अपने ऊपर विश्वास बनाने जैसा है। कठिन दिनों में भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आपके शब्दों को मजबूत करता है, आपके चरित्र को मजबूती देता है और वास्तविक आत्मसम्मान उत्पन्न करता है। यह खुद को दंडित करने का नहीं, बल्कि हर बार उस कार्य को पूरा करने पर सम्मान देने का है जिसे आपने करने का कहा था। इस तरह अनुशासन सिर्फ आदत नहीं रह जाता, बल्कि पहचान बन जाता है। आप अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल तब कार्य करता है जब इच्छा हो, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कार्य करता है क्योंकि उसने ऐसा करने का निर्णय लिया है। यह अंतर, हालांकि सूक्ष्म लगता है, परिणामों और स्वयं की धारणा में बड़े परिवर्तन लाता है। जीवन हमेशा अनुकूल परिस्थितियां नहीं देगा। थकान, निराशाएं, अप्रत्याशित घटनाएं और दर्द होंगे। ऐसी परिस्थितियों में प्रेरणा का इंतजार करना जोखिमपूर्ण है। अनुशासन इसके विपरीत एक शरण स्थली है जहां आप हमेशा लौट सकते हैं। इसे अभ्यास करने के लिए हर रात अगले दिन के लिए 3 कार्य लिखें जिन्हें आप बिना किसी बहाने के पूरा करेंगे। उनके आकार का कोई महत्व नहीं, मुख्य बात आपकी अडिग प्रतिबद्धता है। जब समय आए तो अपने साथ कोई समझौता न करें, कार्य करें क्योंकि यह वही है जिसे आपने करने का निर्णय लिया है। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी निरंतरता और आत्मनियंत्रण आपकी जिंदगी को बदल देता है। प्रेरणा, जो कभी इतनी आवश्यक लगती थी, प्राकृतिक रूप से प्रकट होने लगती है, लेकिन अब यह कार्य करने के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि स्वयं कार्य का परिणाम होती है। अक्सर बस शुरू करना ही इंजन को चालू करता है। ऊर्जा बाद में आती है, पहले नहीं। यह उत्पादकता और भलाई के सबसे छिपे रहस्यों में से एक है। पहले कदम के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार न करें, कार्य करें और जल्द ही आप तैयार महसूस करेंगे। लगातार प्रेरणा का विचार एक मिथक है, क्योंकि मानव प्रकृति ऐसा काम नहीं करती। हम आदतों के जीव हैं और जो हम हर दिन दोहराते हैं वह एक अलग क्षण में महसूस की गई भावना की तुलना में हमारे मार्ग को बहुत अधिक परिभाषित करता है। अनुशासन वह पुल है जो हमारी इच्छाओं और हमारे वास्तविक कार्यों के बीच खड़ा है, और हर दिन जब आप इसे पार करते हैं, भले ही परिस्थिति परिपूर्ण न हो, आप एक ऐसी जीवन बना रहे हैं जो क्षणिक इच्छाओं पर नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। यदि पिछली पाठ में हमने सीखा कि खुशी सचेत क्रियाओं से बनाई जाती है, तो यहां हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ये क्रियाएं प्रेरणा की अनुमति की आवश्यकता नहीं रखती, वे आपके निर्णय और उद्देश्य की स्पष्टता पर टिकती हैं। प्रेरणा आ सकती है और जा सकती है, लेकिन अनुशासन हमेशा उपलब्ध रहेगा यदि आप इसे विकसित करने का चयन करते हैं। और इस दैनिक चयन में स्वतंत्रता का एक सबसे शुद्ध रूप निहित है। आधुनिक जीवन की सबसे सूक्ष्म विरोधाभासों में से एक ये है कि जब हम अपने दिन का सामना करने के लिए ऊर्जा खोजते हैं, तो हम इसका बहुत हिस्सा उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अतीत और भविष्य। मन स्वभाव से ही बेचैन, भटकने का झुकाव रखता है। बीती बातों की बातचीत दोहराना, गलतियों को दोबारा जीना या उन समस्याओं की कल्पना करना जो अभी अस्तित्व में नहीं है। हर मानसिक छलांग ऊर्जा की छोटी छोटी खुराकों को खा जाती है, और जब ये जमा हो जाती है तो हम थक जाते हैं बिना कि हमने वास्तव में कुछ उत्पादक किया हो, जैसे कई छेदों वाले गिलास को भरने की कोशिश करना। स्टोइक समझते थे कि वर्तमान ही वह क्षेत्र है जहां हमारे कार्य प्रभाव डाल सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपनी ध्यान धाराओं में याद दिलाते थे कि मनुष्य केवल इस पल में जीवित है और अतीत व भविष्य सीधे नियंत्रण से बाहर हैं। इसका मतलब यह नहीं कि स्मृति या योजना को नकारा जाए, बल्कि यह है कि शांति को गिरवी नहीं रखना कि हम जो हो चुका उसे दोबारा बनाएं या जो अभी नहीं हुआ उसे नियंत्रित करें। एपिक्टेटस इसे स्पष्ट रूप से कहते थे, हम अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को बदल नहीं सकते, चाहे वह बीता हुआ कल हो या आने वाला कल। मानसिक विकेंद्रण केवल ऊर्जा को ही खत्म नहीं करता, बल्कि यह हमें वर्तमान पल का पूरा आनंद लेने से भी रोकता है। यह ऐसा है जैसे आप किसी भोज में हो लेकिन मन दूसरी कमरे में हो। व्यंजन आपके सामने गुजरते हैं पर आप उनका स्वाद नहीं लेते। हम अनुभवों को जमा करते हैं लेकिन उनका अनुभव नहीं करते, जैसे उन्हें
किसी ऐसे भविष्य के लिए बचा रहे हों जो कभी नहीं आता। इसलिए ऐसे जीवन जीने पर हमें खालीपन महसूस होता है। जीवन जमा नहीं होता, यह पल में अनुभव किया जाता है। वर्तमान से ऊर्जा को वापस पाना हमारे परिस्थितियों को पूरी तरह बदलने की मांग नहीं करता, बल्कि यह हमारे समय के साथ संबंध को समायोजित करने की बात है। एक स्तोइक अभ्यास इसके लिए है सचेत विराम। स्वचालित प्रतिक्रिया देने से पहले, यादों या भविष्य की कल्पनाओं में जाने से पहले कुछ सेकंड रुकें और वर्तमान पल में खुद को स्थिर करें। वर्तमान पल से जुड़ने के लिए किसी जटिल अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। बस धीमी और गहरी सांस लें, महसूस करें कि हवा कैसे अंदर और बाहर जा रही है, और अपनी ध्यान क्षमता को शरीर और यहां होने की अनुभूति पर केंद्रित करें। यह सरल क्रिया एक स्विच की तरह काम करती है, मानसिक विकेंद्रण को बंद और उपस्थित रहने को सक्रिय करती है। दूसरा अभ्यास है वर्तमान पल को सचेत रूप से देखना। यह केवल शारीरिक रूप से मौजूद रहने की बात नहीं है, बल्कि अपने इंद्रियों को उस चीज के लिए खोलना है जो आपके चारों ओर हो रही है। देखें कि कैसे खिड़की से रोशनी आती है, पास की बातचीत की सरसराहट सुनें या त्वचा पर तापमान महसूस करें। यह जानबूझकर ध्यान सबसे साधारण अनुभवों को भी पूर्ण और अर्थपूर्ण बना देता है। सेनेका ने सलाह दी थी कि इतनी सतर्कता के साथ जीवन जियो कि साधारण चीजें भी मूल्यवान बन जाएं, यह याद रखते हुए कि हर पल अद्वितीय और दोहराया नहीं जा सकता। तीसरा अभ्यास शायद सबसे परिवर्तनकारी है दिन को एक संपूर्ण इकाई के रूप में जीना। इसका मतलब है कि दिन को भविष्य पर निर्भर अपेक्षाओं से न भरना, बल्कि आज को पूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। जागते समय खुद से पूछें, यदि यह मेरा आखिरी दिन होता तो मैं इसे कैसे जीना चाहूंगा। यह कोई अंधकारपूर्ण व्यायाम नहीं है, बल्कि मामूली चीजों को फिल्टर करने और ऊर्जा को आवश्यक चीजों में केंद्रित करने का शक्तिशाली तरीका है। मार्कस ऑरेलियस चेतावनी देते थे कि जीवन हमें वर्तमान में न्याय के साथ कार्य करने के लिए कहता है, अन्य समयों में फंसने के बिना। दिन को एक इकाई के रूप में जीना यह भी है कि जो इस समय सीमा में फिट नहीं होता उसे छोड़ देना। आप सभी समस्याओं को आज हल नहीं कर सकते, सभी खोई हुई अवसरों को नहीं पा सकते, न ही हर बाधा का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि अगले कुछ घंटों में आप अपने उद्देश्य का सम्मान करने और अपनी ऊर्जा की देखभाल करने के लिए कैसे कार्य करेंगे। समय की सीमा को संकुचित करने पर वर्तमान प्रतीक्षालय नहीं रह जाता, बल्कि वह मंच बन जाता है जहां आप वास्तव में कार्य करते हैं। जब हम अब में स्थिर होते हैं तो जो ऊर्जा कम लगती थी वह बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि अधिक घंटे हैं, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें काल्पनिक चिंताओं में बर्बाद करना बंद कर देते हैं। भविष्य की समस्याएं अब हमें कमजोर नहीं करती, और अतीत की गलतियां जिन्हें हमने पहले ही देख लिया और समझ लिया, अपना वजन खो देती हैं। इस मानसिक शोर से मुक्त स्थान में स्पष्टता और शक्ति स्वाभाविक रूप से उभरती है। स्तोइक अतीत या भविष्य से कटने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ संतुलित संबंध बनाए रखते थे। अतीत को गुरु के रूप में, भविष्य को मार्गदर्शक के रूप में, और वर्तमान को उपजाऊ भूमि के रूप में जहां रोपण और फसल की जा सके। उपस्थित रहने का अभ्यास व्यक्तिगत संप्रभुता का कार्य है, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी है। किसी भी आदत की तरह इसे लगातार अभ्यास से मजबूत किया जाता है। आप माइक्रो क्षणों से शुरू कर सकते हैं। हाथ धोते समय पानी के संपर्क को महसूस करें, पीते समय स्वाद और तापमान नोट करें, चलते समय अपने कदमों की ताल सुनें। धीरे धीरे ये सचेत क्षण जुड़ते हैं, पूरे दिन को बनाए रखने वाली उपस्थिति की एक बनावट बनाते हैं। मुख्य बात यह नहीं है कि अपने जीवन में और गतिविधियां जोड़ें, बल्कि जो इसे टुकड़े टुकड़े करती हैं उन्हें हटाएं। इसका मतलब यह नहीं कि हर पल असाधारण अनुभवों को जीना है, बल्कि हर पल में निवास करना है, भले ही वह साधारण लगे। वर्तमान में छिपी ऊर्जा बड़े इशारों से नहीं खुलती, बल्कि सतत ध्यान से खुलती है, इसे व्यर्थ दिशाओं में बिखरने से रोकते हुए। यदि पिछली पाठ में हमने सीखा कि अनुशासन हमें प्रेरणा पर निर्भर किए बिना कार्य करने देता है, तो यहां हम पाते हैं
कि वर्तमान हमें सबसे स्थिर और लगातार ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है। एक विकेंद्रित मन अपने मार्ग पर टिकने के लिए संघर्ष करता है, जबकि एक उपस्थित मन दृढ़ता और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह यहां और अभी उपलब्ध है। अगली बार जब आप महसूस करें कि दिन ने आपको थका दिया है या आपकी ताकत कमजोर पड़ रही है, तो रुकें, सचेत विराम लें, जो आपके सामने है उसे देखें और याद रखें कि यह दिन एक संपूर्ण इकाई है। आपकी शक्ति इसे पूरी तरह जीने में है। जो बीत चुका है वह अब आपको प्रभावित नहीं कर सकता। जो आने वाला है उसका अभी रूप नहीं है और केवल यह पल ही आपका है। यदि आप इसे जीना सीखते हैं तो आप उससे अधिक ऊर्जा पाएंगे जितनी आपने संभव समझी थी। दुख शत्रु होने की बजाय छिपी हुई बुद्धि हो सकती है, एक संस्कृति में जो हमें मुस्कुराने के लिए प्रेरित करती है, भले ही हम कमजोर महसूस करें। हमने किसी भी भावनात्मक छाया से डरना सीख लिया है, जैसे कि महसूस करना कमजोरी का संकेत हो। स्टोइक समझते थे कि भावनाएं चाहे कितनी भी घनी क्यों ना हो, छिपे हुए शिक्षक हैं और दुहक का एक विशेष स्थान है। यह हमें आत्मदया में डुबा सकता है, लेकिन यह हमारी दृष्टि को वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों की ओर भी तेज कर सकता है। चाबी यह पहचानने में है कि वह दुहुक कौन सा है जो हमें स्थिर कर देता है और कौन सा वह है जो हमें सीख देता है। विषाक्त दुहुक वह है जो अपने आप से चिपक जाता है, विचारों को दोहराता है बिना आगे बढ़े और हमें एक ऐसा चक्र में बंद कर देता है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। यह हमारी जीवन ऊर्जा को खींच लेता है और हमें अपनी ही जिंदगी के निष्क्रिय दर्शक बना देता है। इसके विपरीत वैध दुख, जिसे स्टोइक मूल्यवान मानते थे, दर्द को नकारता नहीं है और न ही उसे आदर्श बनाता है। यह वह दुख है जो प्रकाश देता है, जो हमें दिखाता है कि क्या टूटा या खो गया है और हमें मार्ग समायोजित करने का आमंत्रण देता है। यह रात में एक दीपक की तरह है। यह हमें बचाता नहीं है, लेकिन मार्ग दिखाता है और खतरों से बचने में मदद करता है। मार्कस ऑरेलियस प्रियजनों की मृत्यु और साम्राज्य के दबाव का सामना करते हुए अपने दर्द को नकारते नहीं थे। वह उसे देखते और उसे परिप्रेक्ष्य में रखते थे, यह समझते हुए कि हम जो प्यार करते हैं वह पूरी तरह हमारा नहीं है। एपिक्टेटस, जिसने दासत्व और बीमारी सहा, सिखाते थे कि समस्या घटना में नहीं बल्कि उसके बारे में हमारे निर्णय में है। सेनेका सलाह देते थे कि दुहक के लिए तैयारी करें, न कि महसूस न करने के लिए, बल्कि ताकि उसे शांति से सामना किया जा सके। स्टोइक भावनाओं का दार्शनिक विश्लेषण करते थे। दुहक के सामने वे इसे दबाने या नाटकीय बनाने में जल्दी नहीं करते थे। वे पूछते थे, यह भावना मुझे क्या दिखाना चाहती है? वे इसे एक संदेशवाहक के रूप में देखते थे, तानाशाह के रूप में नहीं। इस परीक्षा के लिए कड़ी ईमानदारी चाहिए थी। यह पहचानना कि क्या दुख अतिवादी लगाव, अवास्तविक अपेक्षाओं या वास्तविक हानि से उत्पन्न हुआ है, जिसे स्वीकार करने पर यह अनुभव के लिए आभार में बदल सकता है। यहां ऊपर से देखना अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। कल्पना करें कि आप अपनी जिंदगी के ऊपर से देख रहे हैं, जैसे आप एक ऊंचाई से अपने अस्तित्व को देख रहे हों, शहरों, लोगों और घटनाओं को एक बड़े बोर्ड पर टुकड़ों की तरह देखते हुए। यह दृष्टिकोण दुहक को बोझ बनने से रोकता है और इसे एक मार्गदर्शक में बदल देता है, जिससे आप अपनी जिंदगी को स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। इस उच्च दृष्टिकोण से हमारी समस्याएं छोटी दिखती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे महत्वहीन हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक व्यापक संदर्भ में आती हैं। जो दुख असीमित लगता था वह अब एक बड़ी कहानी का अध्याय बन जाता है। यह दृष्टिकोण दर्द को नहीं मिटाता, लेकिन उसे उसके स्थान पर रखता है, जिससे वह बाकी सब कुछ अंधकारमय नहीं कर पाता। इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए अभ्यास और निरंतरता चाहिए। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है, जब दर्द आएगा तब मैं ऊपर से देखूंगा। इस आदत को शांति के समय में प्रशिक्षित करना जरूरी है, ताकि तूफानी क्षणों में यह उपलब्ध हो। याद रखें, लाखों लोगों ने इसी तरह की हानि का सामना किया है और आपकी अपनी कहानी में भी
आप पहले उन दर्दों को पार कर चुके हैं जो उस समय स्थायी लगते थे। दृष्टिकोण को व्यापक करने पर दुख स्थायी सजा नहीं रहता, बल्कि आपकी लचीलापन की याद दिलाने वाला बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक महत्वपूर्ण रिश्ते को खो देते हैं तो विषाक्त दुख आपको उस कहानी में बांध देता है जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, बार बार हानि का स्क्रिप्ट दोहराते हुए। इसके विपरीत उपयोगी दुख आपको दिखाता है कि आपकी जिंदगी के कौन से पहलू को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि आप पूरी तरह किसी और पर निर्भर न रहें। यह आपको प्रेम करने की क्षमता सिखाता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि खुद से बिना शर्त प्यार करना कितना महत्वपूर्ण है। यह दर्द को मिटाता नहीं, लेकिन इसे सीख में बदल देता है और समय के साथ परिपक्वता में बदल देता है। उपयोगी दुख सहज नहीं है। यह हमें नहीं सहलाता और न ही सुस्त करता है। यह हमें जागृत करता है, हमें उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें हम टालना पसंद करेंगे। यह असुविधा उस ठंडी बारिश की तरह काम करती है जो जमा धूल को बहा देती है। इसलिए स्टोइक इसे नहीं टालते थे, बल्कि इसका सामना करते थे, यह जानते हुए कि दूसरी ओर वे अपने अधिक स्पष्ट संस्करण को पाएंगे। एक सरल अभ्यास है चिंतनशील लेखन। कुछ मिनट दें यह लिखने के लिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि यह कहां से आया है। फिर पूछें, यदि यह दुख एक शिक्षक होता तो यह मुझे क्या सिखाना चाहता। यह सरल क्रिया भावना के साथ आपके संबंध को शत्रु से मार्गदर्शक में बदल देती है। इसके बाद ऊपर से देखना लागू करें। कल्पना करें कि यह क्षण 5, 10 या 20 साल बाद कैसा दिखेगा। आज जो असंभव लगता है वह आपकी जिंदगी की व्यापक धारा में घुल जाएगा। स्टोइक समझते थे कि हम जो होता है उसके मालिक नहीं हैं, लेकिन हम इसके अर्थ को तय कर सकते हैं। इस दर्शन से देखा गया दुख सिस्टम की गलती नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें चेतावनी देता है, मार्गदर्शन करता है, और अगर हम सुने तो हमें अधिक बुद्धिमान बनाता है। इसे नकारना अवसर खोने जैसा है, इसके प्रति चिपकना फंसने जैसा। सद्गुण यह है कि इसके साथ उतना समय चलें जितना जरूरी हो और फिर इसे उसके मार्ग पर जाने दें। दुख में छिपी बुद्धि को पहचानना स्वयं के प्रति सम्मान का कार्य है। यह स्वीकार करना कि हमारा मानव अनुभव रैखिक नहीं है और हमेशा उज्जवल नहीं होता, और कि सबसे धूसर मौसम भी नवीनीकरण के लिए जमीन तैयार करता है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस कहते थे, प्रकृति बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करती। यदि दुख यहां है तो यह इसलिए है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे आगे बढ़ने से पहले समझा जाना चाहिए। अगली बार जब आप अपने छाती पर यह भार या जमीन की ओर दृष्टि महसूस करें, इसे तुरंत बाहर निकालने की जल्दी न करें। इसके साथ बैठें, पूछें कि यह आपको क्या दिखाना चाहता है, और याद रखें, आपका दुख शत्रु नहीं बल्कि एक साथी हो सकता है जो आपको अधिक स्पष्टता, विनम्रता और शक्ति के साथ जीने के लिए तैयार करता है। आज जो दर्द है वह कल आपकी सच्ची बुद्धि का निर्माण कर सकता है। स्टोइक दृष्टिकोण से स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि वास्तविकता के साथ सामंजस्य बनाना है। और वास्तविकता के साथ सामंजस्य बनाना शक्ति खोना नहीं है, बल्कि उसे प्राप्त करना है, क्योंकि यह आपको पहले से हारी हुई लड़ाई का बोझ उठाए बिना कार्य करने की अनुमति देता है। एपिक्टेटस इसे एक गाड़ी से बंधे कुत्ते की तस्वीर से उदाहरणित करते थे। वह विरोध कर सकता है, पैरों को जकड़ सकता है और खींचते हुए चोटिल और थक सकता है, या वह गाड़ी के साथ चल सकता है, इसकी गति और दिशा के अनुसार खुद को ढाल सकता है। गाड़ी वे परिस्थितियां हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। कुत्ता आपकी इच्छा है। चयन इस बात में है कि आप उस यात्रा को कैसे तय करते हैं। मार्कस ऑरेलियस इसी विचार को एक अन्य रूपक के साथ व्यक्त करते थे, जो कुछ भी आपके साथ होता है उसे प्यार करें, क्योंकि वह आपके चुने हुए भाग्य में बुना हुआ है। इस विचार को अमोरो फाटी कहा जाता है, यानी भाग्य से प्रेम। इसका अर्थ अंधाधुंध समर्पण नहीं है, बल्कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, में सद्गुण, धैर्य, रचनात्मकता या शक्ति का अभ्यास करने का अवसर खोजने में है। जब आप अपने भाग्य से प्रेम करते हैं तो आप जीवन के शिकार की तरह महसूस करना बंद कर देते हैं और इसके सहयोगी बन जाते हैं।
इस सक्रिय स्वीकृति तक पहुंचने की कुंजी नियंत्रण की द्विधा को समझना है, जो स्तोइक दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। वास्तविकता दो हिस्सों में बंटी है, जो आपके नियंत्रण में है, आपके विचार, निर्णय और कार्य, और जो नहीं है, दूसरों की राय, मौसम, अतीत या संयोग। हमारी अधिकांश निराशा इस भ्रम से आती है कि हम इन श्रेणियों को भुला देते हैं या अपनी ऊर्जा उन चीजों में खर्च कर देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अभ्यास यह है कि मन को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वह जल्दी पहचान सके कि समस्या किस क्षेत्र में है और तदनुसार कार्य करे। यदि यह आपके नियंत्रण में है तो आवश्यक कार्रवाई करें, यदि नहीं है तो छोड़ दें। छोड़ना तटस्थता नहीं है, इसके लिए निरंतर जागरूकता की आवश्यकता है कि वे आंतरिक संवाद जो प्रतिरोध को पोषित करते हैं कितनी बार दोहराए जाते हैं। देखें कि आपका मन कितनी बार वाक्यांश दोहराता है, जैसे यह ऐसा नहीं होना चाहिए या यह न्याय संगत नहीं है। जो आप बदल सकते हैं वह है उन घटनाओं के प्रति आपका उत्तर। शिकायत से क्रियावली की ओर ध्यान का यह बदलाव वास्तविक मुक्ति है जो स्वीकृति प्रदान करती है। स्वीकृति आपकी भावनात्मक ऊर्जा को उस चीज के लिए संरक्षित करती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब आप अविचलनीय के खिलाफ संघर्ष करना बंद कर देते हैं तो आप अपनी शक्ति को उन चीजों को सुधारने में वापस पाते हैं जो वास्तव में आपके नियंत्रण में हैं। यह उस अदृश्य वाल्व को बंद करने के समान है जिससे आपके आंतरिक संसाधन निकल रहे थे। जो शांति आप प्राप्त करते हैं वह कोई विलासिता नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित चुनौतियों से भरी दुनिया में भावनात्मक जीवित रहने का उपकरण है। यह अभ्यास दैनिक जीवन में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। सुबह अपनी गतिविधियां शुरू करने से पहले कुछ मिनट दें यह सोचने के लिए कि आप दिन से क्या उम्मीद करते हैं और अंतर पहचानें कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। यदि कोई कठिन बैठक है तो अपने हिस्से को तैयार करने पर ध्यान दें, दूसरों की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने पर नहीं। यदि मौसम किसी योजना को खराब कर देता है तो ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय विकल्प खोजें। रोज इसे दोहराने से यह अभ्यास आपको व्यर्थ की लड़ाइयों में थकाए बिना कार्य करने की क्षमता मजबूत करता है। एपिक्टेटस सिखाते थे कि आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप वही करें जो आप चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप वही चाहें जो आप करते हैं जब उसे बदला नहीं जा सकता। यह व्यक्तिगत शक्ति की परिभाषा को पुनः परिभाषित करता है। इसका मतलब दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से अनुकूलन करना है। स्वीकृति उच्चतर शक्ति का एक रूप है, क्योंकि पूर्ण नियंत्रण के भ्रम को त्यागने का अर्थ सार्थक कार्रवाई को त्यागना नहीं है। व्यर्थ का प्रतिरोध एक मौन चोर है। यह आपकी शांति और सृजनात्मक क्षमता को चुरा लेता है। एक कलाकार जो बारिश की शिकायत करता है वह अपनी रोशनी से चित्र नहीं बनाता। एक उद्यमी जो बाजार पर अफसोस करता है अवसर खो देता है। एक पिता जो याद करता है कि चीजें कैसी थीं वर्तमान से संपर्क खो देता है। जीवन स्पष्ट अनुकूलन को पुरस्कृत करता है, अंधाधुंध प्रतिरोध को नहीं। जो आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना अंतिम रूप से आत्मप्रेम का कार्य है। अपने आप से कहना, मैं उस जगह थकाऊ संघर्ष नहीं करूंगा जहां कोई फल नहीं है। मैं अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाऊंगा जो बढ़ सकती हैं। यह आपके कल्याण और दुनिया में आपकी प्रभावशीलता के प्रति एक प्रतिबद्धता है, कुत्ते और गाड़ी के रूपक की तरह। इसका मतलब है कि खींचे जाने के बजाय जीवन के साथ कदम मिलाकर चलने का विकल्प चुनना। अगली बार जब आप शिकायत या निराशा में फंसे महसूस करें तो पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर नहीं है तो याद रखें कि जीवन आपकी व्यर्थ की लड़ाई समाप्त होने का इंतजार नहीं करता। रस्सी छोड़ दें, गाड़ी के साथ चलें और आप पाएंगे कि इस सामंजस्यपूर्ण गति में वह स्वतंत्रता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि सच्ची शक्ति सब कुछ बदलने में नहीं, बल्कि इसे जीने के तरीके को बदलने में है।